नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सुबह के 11 बज चुके हैं मेरे दोस्तों। मैं लाया हूं आपके लिए वीकली करंट अफेयर जो पिछला एक हफ्ता बीता है उसके महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर की खबरें हैं उनको आपके सामने। ये सेशन मेरे दोस्तों आधे घंटे का होगा। इस सेशन के बाद मेरे दोस्तों हम जुड़ेंगे आपसे शाम को 5 बजे और रात को 10 बजे स्पेशल क्लासेस में भी। तो वीकली करंट अफेयर का सेशन सुबह 11 बजे आ रहा है। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा है। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिए दोस्तों। अभी अभी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन सब आपके सामने दी गई है। प्रीमियर बैच IBPS और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम के नजरिए से आपके लिए लॉन्च हो चुके हैं मेरे दोस्तों 2 फरवरी से, यानी आज से। तो इन बैचेस के साथ अपने आप को एनरोल कर लीजिए। इसके बाद मेरे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर टारगेट SBI फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम, टारगेट SBI IBPS 2022 एग्जाम बैच, वॉरियर बैच भी शुरू कर दिया गया है। अनलॉक 20 यानी कि आपको और कुछ दिनों की मोहलत दी जा रही है, यानी कि आप फरवरी 2 यानी कि आज तक मेरे दोस्तों और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 20% ऑफ मिलेगा आपको इस कोड पर। तो BPM 10 जो कोड है मेरे दोस्तों, इस कोड का इस्तेमाल करने पर आपको 20% का ऑफ मिलेगा अनअकैडमी पर। तो फटाफट रफ्तार के साथ इसका फ़ायदा उठाइए। बैंक कॉम्बैट आपके लिए 6 फरवरी को 6 फेब को मेरे दोस्तों सुबह 10 बजे आएगा। ये कॉम्बैट जो है ये पूरी तरह से फोकस्ड है बैंक प्री एग्जाम्स पर। आप इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करके स्कॉलरशिप पा सकते हैं। 1 से 3 रैंक वाले बच्चों को मेरे दोस्तों 100% स्कॉलरशिप है। 4 से 10 75%, 11 से 50 50%, 51 to 500 25 और 501 से लेकर 1000 तक के बच्चे जो रैंक में आएंगे उनको 20% की स्कॉलरशिप मिलेगी मेरे दोस्तों। बस कोड यूज करना है आपको BPM 10 अपने आप को यहाँ पर एनरोल करते समय। ये कॉम्बैट इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप वेब पर भी जाकर यानी कि अनअकैडमी की वेबसाइट पर भी जाकर कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए, स्कॉलरशिप पाइए, अपने आप को टेस्ट करिए, अपने आप को जज करिए। बहुत ही अच्छा मौका है। प्लस बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों 24 मंथ का 7800, 12 मंथ का 6500 और 6 मंथ का 5400 का है। कोड यूज करना है BPM 10। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च कर दिया गया है आपके लिए मेरे दोस्तों। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का आपके लिए 9360 का है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 7800 में और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों ये प्राइसेस है। तो कोड का इस्तेमाल करिए। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जब आप एंटर करते हैं मेरे दोस्तों या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस दी जाती है, यानी कि 1-on-1 गाइडेंस मिलती है आपको टॉप एग्जाम एक्सपर्ट से। आपको स्टडी मटेरियल मिलता है मेरे दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलेगी, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। आइकॉनिक फीचर में मेरे दोस्तों आपको प्रायोरिटी मिलती है डाउट सॉल्विंग में और साथ साथ में लाइव क्लासेस में भी। आज के डाउट फीचर का इस्तेमाल करिए अनअकैडमी वेबसाइट पर भी और इस तरह से अपनी दिक्कतों को, अपनी डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को क्लियर करिए हमारे साथ जुड़कर। रेज हैंड का फायदा उठाइए मेरे दोस्तों लाइव क्लासेस में अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। शाम को 5 बजे जुड़िए अनअकैडमी एप्लीकेशन पर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लास में। शाम को यानी कि रात को 10 बजे आप जुड़ सकते हैं बैंक फाउंडेशन कोर्स 6 मंथ करंट अफेयर पर बेस्ड मॉक टेस्ट। ये दोनों चीज़ आपको मिलेंगी रात को 10 बजे। आज के डाउट बाय अनअकैडमी इनिशिएटिव का इस्तेमाल करिए, दिक्कतों को सुलझाइए और रिपोर्ट एंड विन इनिशिएटिव के साथ जुड़कर आप प्लेटफॉर्म पर किसी भी वीडियो, किसी भी कंटेंट को अगर आपको लगता है कि इनएप्रोप्रिएट है तो रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा आपको, जाकर बाउंटी प्रोग्राम के लिंक पर क्लिक करना है, फॉर्म फिल करना है, किस वीडियो में किस इंस्टेंस पर आपको ये कंटेंट दिखा है, रिपोर्ट करिए, जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो मेरे दोस्तों इंडेक्सेस की शुरुआत हो जाती है फिर से। मेरे दोस्तों इंडेक्सेस की जब बात करते हैं, यहाँ पर जो इंडेक्स आया है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम पे एक NGO है, उसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। ये करप्शन से संबंधित है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI। इस इंडेक्स को मेरे दोस्तों, इस इंडेक्स में कौन से कंट्रीज के द्वारा टॉप किया गया है या किस कंट्री के द्वारा टॉप किया गया, आपको ये जानकारी देनी है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर इस इंडेक्स में पहला ऑप्शन एकदम दुरुस्त है, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड के द्वारा इस इंडेक्स में टॉप किया गया है। लास्ट ईयर यानी कि पिछले वर्ष की रैंकिंग की जब चर्चाएं करते हैं तो मेरे दोस्तों केवल 2 ही देश यहाँ पर टॉप पे थे। पता करना है कौन से 2 देश हैं। कई बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर का भी चीजें पूछ ली जाती हैं। 2 से पायदान पर नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, चौथे पर नीदरलैंड और 5वें पर लग्जमबर्ग मेरे दोस्तों इस रैंकिंग में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? कई ऐसे सवाल जो एक करंट अफेयर से, एक खबर से निकलते हैं, वो सारी खबरें मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर कवर की जाएंगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है मेरे दोस्तों बर्लिन में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? बर्लिन। आगे बढ़े, इंडिया की रैंक, भारत की रैंक इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कितनी है? इंडिया इज ऑन 85th पोजीशन, भारत यहाँ पर 85th नंबर पर है।
इंडिया ने स्कोर किया है। देखिए यहाँ पर स्कोर के आधार पर अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के द्वारा स्कोर निकाला गया है और उसी स्कोरिंग पर यहाँ पर इंडेक्सेस को तैयार किया गया है। इंडिया का स्कोर जो है वो यहाँ पर 40 है, 40 है भारत का स्कोर। वो कौन सा कंट्री है जिसने पिछले वर्ष मेरे दोस्तों करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप किया था? मैंने आपको बताया 2 देश हैं, आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है वो कौन से 2 देश थे जिन्होंने इस इंडेक्स में टॉप किया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन टारगेट है किस प्रकार से करप्शन से जुड़े हुए खबरों को, करप्शन से जुड़े हुए वो मुद्दे हैं जिनको सामने ले जा सके, साथ साथ में वर्ल्ड में, विश्व में किस स्तर पर करप्शन व्याप्त है, किस तरह से उसे कंट्रोल करना है, इन सब से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स को पेश करना। मेरे दोस्तों, हर वर्ष अलग अलग देशों में विश्व स्तर पर इस संस्था के द्वारा सर्वे किया जाता है और इस रिपोर्ट को पेश किया जाता है। भारत की रैंकिंग बता चुका हूं 85, स्कोर 40, कुल 180 देशों में मेरे दोस्तों पिछले वर्ष इंडिया की रैंकिंग 86 थी और लास्ट ईयर डेनमार्क और न्यूजीलैंड मेरे दोस्तों यहाँ पर टॉप पर थे। तो मेरे दोस्तों पिछली बार की भी खबर मैंने बता दी है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी में भी जानकारी दी गई है, यहाँ पर सारी जानकारी आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में दी जाती है, यानी बायलिंगुअल। तो मेरे दोस्तों अगला सवाल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की जब बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं, कई नई अपडेट्स आई हैं, उन्हीं में से एक रिपोर्ट से संबंधित जानकारी आपसे पूछी जा रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है, इसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था किस गति से बढ़ेगी या कितनी रहेगी, इसके बारे में जानकारी दी गई है। 2021-22 जो वर्ष चल रहा है, जो 31 मार्च को खत्म होगा, वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं, इसमें देश की GDP कितनी रहेगी, इसके बारे में रिपोर्ट में बताया गया है। पिछली रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो इस बार भारत की देश की GDP घटी हुई बताई जा रही है, यानी कि कम आंका जा रहा है। इस बार की रिपोर्ट के अनुसार 9.0% देश की GDP बताई जा रही है, जो कि पिछली रिपोर्ट यानी कि लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों 9.5 थी। तो लास्ट रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई थी वो 9.5% थी, इस बार 9.0। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और इसकी MD का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा MD हैं। इस संस्था में जो सेकंड टॉप मोस्ट पोजीशन है उसे बोलते हैं हम फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो फर्स्ट DMD मेरे दोस्तों इस समय गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, भारत से पढ़ाई पूरी हुई इनकी। इस पद पर नियुक्त होने से पहले वो इसी संस्था में चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर नियुक्त थी। तो एक और पोस्ट चीफ इकोनॉमिस्ट, इस पद पर मेरे दोस्तों ओलिवियर गोरिंचास यहाँ पर नियुक्त हैं। तो चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर ओलिवियर गोरिंचास यहाँ पर नियुक्त हैं। ये कई नियुक्तियां हैं मेरे दोस्तों जो आपके एग्जाम में सवाल बना सकती हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ऑफिशियल करेंसी मेरे दोस्तों SDR है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो कि एक बुक कीपिंग एंट्री होती है। इसके अलावा करेंसी बास्केट में कुल मिलाकर 5 करेंसीज आती हैं, डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग, युआन यानी कि हम रेनबिन की बात कर रहे हैं, येन और यूरो, ये 5 करेंसीज हैं। भारत से रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, उनका नाम राकेश मोहन है, जो कि श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों को भी रिप्रेजेंट करते हैं भारत के अलावा। बढ़ते हैं अगली खबर पर, खेल जगत से जुड़ी खबर है। वो कौन से क्रिकेटर हैं जिनको ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के तौर पर नामित किया गया है। यानी 2021 वर्ष जो पिछला बीता है मेरे दोस्तों, उसमें पूरे वर्ष के टॉप क्रिकेटर का नाम दिया गया है। यहाँ पर ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को, फटाफट आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फटाफट सेशन को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए। बाबर आजम पाकिस्तान टीम के क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और मेरे दोस्तों 2021 के लिए ICC वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के तौर पर इनका नामित किया गया है। डेविड वार्नर यहाँ पर पहला नाम दिया गया है। T20 जो वर्ल्ड कप हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात में, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के तौर पर घोषित किया गया था डेविड वार्नर को। मेरे दोस्तों एजाज पटेल खूब चमके जब न्यूजीलैंड और भारत का टेस्ट चल रहा था, 10 विकेट लिए इन्होंने। एजाज पटेल मेरे दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और इनको दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था। तो प्लेयर ऑफ द मंथ एजाज पटेल को घोषित किया गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जब चर्चाएं करते हैं, मुख्यालय दुबई में है।
इस समय प्रेसिडेंट इस संस्था में ग्रेग बार्कले हैं और जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन का नाम है दोस्तों सौरव गांगुली है, जिन्होंने अनिल कुंबले को रिप्लेस किया। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी सौरव गांगुली ही हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी के पद पर जय शाह हैं और आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के जो चेयरमैन उनका नाम ब्रजेश पटेल है। तो देखिए इतनी सारी खबरें जो कि एक सवाल से संबंधित हो सकती हैं, मैंने आपको बता दी हैं। इसी प्रकार के सेशन को देखते रहिए मेरे दोस्तों। देखने के लिए सुबह 11 बजे डेली जुड़ा करिए। अगला सवाल, ये भी एक ऑनर अवार्ड से संबंधित सवाल है। 26 जनवरी देश का गणतंत्र दिवस में दोस्तों ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को इस दिन एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वो ऑप्शन है मेरे दोस्तों जो कि सही है जिस अवार्ड से गणतंत्र दिवस के अवसर पर नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया? तो मेरे दोस्तों ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट 7 अगस्त का दिन याद होगा 2021 का आप लोगों को। नीरज चोपड़ा फील्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय। दूसरी बात मेरे दोस्तों, नीरज चोपड़ा इस अवार्ड को जीतने के बाद 7 अगस्त का दिन भी स्पेशल हो जाता है, जैवलिन थ्रो डे के तौर पर अनाउंस किया जाता है। नीरज चोपड़ा इस समय टाटा AIA, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइबर फ्रॉड कैंपेन से जुड़े ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और इन्हीं के नाम पर पुणे में राजनाथ सिंह देश के डिफेंस मिनिस्टर उनके द्वारा एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी उद्घाटन किया गया। मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से वो कौन सा अवार्ड है, फिर से पूछ रहा हूं, जिससे इनको सम्मानित किया गया? तो उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, बार 2 विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल या विशिष्ट सेवा मेडल? सवाल बहुत ही उम्दा है, ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, लेकिन सही जवाब है चौथा ऑप्शन, परम विशिष्ट सेवा मेडल। एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। नीरज चोपड़ा को इस वर्ष मेरे दोस्तों एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो देश का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड यानी कि नागरिक पुरस्कार है और वो है पद्मश्री। तो पद्मश्री से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। इसके अलावा अवनी लेखारा, वंदना कटारिया जैसे कई खिलाड़ी हैं जिनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो उन्हीं की बात करते हैं जिन पुरस्कारों की चर्चा हम कर रहे हैं। पद्म पुरस्कार 2022 एक नजर में फटाफट हम निपटाते हैं, खत्म करते हैं। 25 जनवरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल मिलाकर 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं। देश के दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के मेरे दोस्तों दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है। 7 पद्म विभूषण पिछले बार दिए गए थे, 10 पद्म भूषण दिए गए थे और 102 पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे। ये अवार्ड्स की संख्या में 2021 की है। टोटल 119 अवार्ड दिए गए थे पिछले वर्ष, याद रखिएगा 119। इस बार दिए गए हैं 128, लेकिन 128 पुरस्कारों को कुल मिलाकर 129 लोगों को दिया गया है। एक पुरस्कार 2 लोगों में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण की जब चर्चाएं करते हैं तो ये दिग्गज जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, देश का दूसरा सबसे श्रेष्ठ सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। सुश्री प्रभा अत्रे कला क्षेत्र से हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। राधेश्याम खेमका मरणोपरांत दिया गया इनको साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ, मरणोपरांत इनको अवार्ड दिया गया। सिविल सेवा और उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और साथ साथ में मेरे दोस्तों यहाँ पर इनको दिया गया है लोक कार्य यानी पब्लिक सर्विस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से जुड़े रह चुके हैं। आपको ये 4 नाम मुख्यतः याद रखने हैं क्योंकि पद्म विभूषण बड़े अवार्ड्स में से है। जब हम आगे बढ़ते हैं पद्म भूषण, पद्मश्री, तो संख्या बढ़ती है अवार्डों की और कई बार कंफ्यूजन भी शुरू होता है। तो पद्म भूषण कुल मिलाकर 17 दिए गए मेरे दोस्तों इस वर्ष, पिछली बार 10 दिए गए थे। गुलाम नबी आजाद लोक कार्य जम्मू कश्मीर, विक्टर बनर्जी कला पश्चिम बंगाल, गुरमीत बाबा मरणोपरांत दिया गया, कला क्षेत्र से थे, पंजाब से बिलोंग करते थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य लोक कार्य पश्चिम बंगाल, नटराजन चंद्रशेखरन व्यापार और उद्योग क्षेत्र से संबंधित। मेरे दोस्तों देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक खिलाड़ी और कई मेडल दिला चुके हैं पैरालंपिक में भारत को। राशिद खान कला उत्तर प्रदेश, राजीव महर्षि सिविल सेवा से जुड़े रह चुके हैं। सत्य नडेला की बात कर रहे हैं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के CEO। तस्वीर आप देख रहे हैं सामने, सुंदर पिचाई जी की तस्वीर देख रहे हैं, गूगल से जुड़े हुए हैं। और नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स। तो ये दिग्गज हैं। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता, इस समय राजनीति से संन्यास ले चुके हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा बाकी नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं।
एक साथ इन सभी नामों को याद करने में दिक्कत होगी, इसलिए शुरू में मैंने कुछ तस्वीरें लगाई हैं जो एक्सेप्शनल हैं, सभी एक्सेप्शनल हैं, लेकिन ये तस्वीरें आमतौर पर आप इनके बारे में सुनते होंगे, जानते होंगे। मेरे दोस्तों आगे बढ़े। पद्मश्री कुल मिलाकर 107 लोगों को दिया गया है और 107 लोगों के नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर चुनिंदा नाम दिए गए हैं। नीरज चोपड़ा खेल क्षेत्र से हैं, हरियाणा से। पैरा ओलंपिक्स में, ओलंपिक 2020 में मेरे दोस्तों भारत को गोल्ड दिला चुके हैं, इकलौते खिलाड़ी फील्ड इवेंट में जिन्होंने गोल्ड जीता ओलंपिक में। सुमित अंतिल, ये भी जैवलिन थ्रो ही से जुड़े हुए हैं, खेल क्षेत्र से हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी मेरे दोस्तों भारत को पैरालंपिक 2021 में मेडल दिलाया। अवनी लेखारा पहली महिला जिन्होंने एक ही इवेंट में और एक ही टूर्नामेंट में ओलंपिक में 2 मेडल दिलाए भारत को। मेरे दोस्तों प्रमोद भगत, ये भी खेल से जुड़े हुए हैं, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वंदना कटारिया हॉकी की नामी खिलाड़ी, उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं और इनको भी खेल क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये नाम तो जानते होंगे, तस्वीर भी पहचानते होंगे। सोनू निगम कला क्षेत्र से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं मेरे दोस्तों, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक साथ 107 नाम याद करना डिफिकल्ट है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, आपको नाम भी याद हो जाएंगे और एग्जाम में अगर सवाल बनता है तो सवाल भी सही करके आएंगे आप। आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं सब खबरों से संबंधित एक सवाल आपके सामने पेश कर दिया गया है। निम्नलिखित में से वो कौन सा फैक्ट है, कौन सा तथ्य है जो कि 2022 में पद्म पुरस्कारों से संबंधित सही नहीं है। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। मैंने आपको पहले भी बताया, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। यहां पर पद्म अवार्ड 2022 से संबंधित कौन सा फैक्ट, कौन सा तथ्य सही नहीं है, आंसर कर दीजिए फटाफट। टोटल 128 पद्म पुरस्कार दिए गए इस वर्ष, बिल्कुल सही ऑप्शन। 4 पद्म विभूषण, 17 भूषण और पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड दिए गए, ये पॉइंट भी सही है। 33 महिलाओं को इस बार अवार्ड से सम्मानित किया गया, यही पॉइंट मेरे दोस्तों गड़बड़ है यहाँ पर। और कुल मिलाकर 34 महिलाएं, 34 वीमेंस हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 10 लोग हैं जो कि फॉरेनर्स हैं या फिर एनआरआई हैं या फिर पीआईओ, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर ओवर द सिटीजन ऑफ इंडिया। मेरे दोस्तों किसी न किसी तरह से भारत से उनका संबंध है या फिर विदेशी है वो, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एकदम सही ऑप्शन ये भी। और 13 वो दिग्गज जिनको मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पर इन 5 ऑप्शंस की मदद से आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री का निचोड़ मिल जाता है इस बार का। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर का दावा किया है मेटा ने। मेटा जिसे पहले आप फेसबुक के नाम से जानते थे, अब पेरेंट कंपनी का नाम मेटा है और सोशल नेटवर्किंग कंपनी का नाम फेसबुक। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी के द्वारा यह अनाउंसमेंट की कि ये 2022 के मध्य तक विश्व का सबसे तेज एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर तैयार कर लेंगे। एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर इसका नाम होगा, या फिर शॉर्ट में इसे आप आरएससी का भी नाम दे सकते हैं। मेरे दोस्तों नाम याद रखिएगा, आरएससी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी चांसेस है। आरएससी याद रखिएगा, रिसर्च सुपर क्लस्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसर्च सुपर क्लस्टर नाम दिया गया है मेटा के द्वारा इस सुपर कंप्यूटर को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे दोस्तों ये कंप्यूटर क्षेत्र में एक थ्योरी और एक डेवलपमेंट है। इसके माध्यम से स्पीच रिकग्निशन, डिसीजन मेकिंग, विजुअल परसेप्शन जैसी चीज़ों को तैयार किया गया है, जो कि आम आदमी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को और सरल और सहज बनाता है। जॉन मैकार्थी ये फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं और लिस्प जैसी लैंग्वेज जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको भी इन्होंने ही तैयार किया है। भारत का सबसे फास्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर नाम है परम सिद्धि, एग्जाम में सवाल बना सकता है और ये विश्व स्तर पर 62वीं रैंक इसने हासिल की थी नवंबर 2020 के एडिशन में, जिसमें टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट जारी की गई थी। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार की तूफानी खबरों के लिए जुड़ी हमारे साथ। यहाँ पर अगली खबर है जो कि ऑस्कर से संबंधित है। ऑस्कर अवार्ड जिन्हें आप एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, 94th ऑस्कर्स 2022 मेरे दोस्तों जब बात करते हैं फेब के मंथ में अनाउंस कर दिए जाएंगे। इस अवार्ड सेरेमनी में इस पूरे मेरे दोस्तों ये जो 94th ऑस्कर्स हैं, इसमें भारत की वो कौन सी मूवी है जिन्होंने जगह बनाई है। तो 2 मूवीज़ हैं, मरक्कर और जय भीम। ये 2 मूवी में दोस्तों जिन्होंने यहाँ पर जगह बनाई है 1 से 3, यानी फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑस्कर्स की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों, भारत के पहली नागरिक, पहली
वो पर्सन, फर्स्ट पर्सन जिनको ऑस्कर से सम्मानित किया गया, नाम भानु अथैया। 2020 में इनकी डेथ हुई थी। भारत की पहली मूवी जिसने टॉप 5 में जगह बनाई जाकर, मदर इंडिया, दूसरी सलाम बॉम्बे और तीसरी लगान, जो भारत में बनी। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, इसको निम्नलिखित में से किस दिन यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट करता है, ऑब्जर्व करता है? सही जवाब है 27 जनवरी, 27 जनवरी को मेरे दोस्तों इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा एयर इंडिया की जो हिस्सेदारी थी उसे टाटा सन्स की कौन सी सब्सिडरी को सौंप दिया गया है? आपने सुना होगा 2021 के अंत में मेरे दोस्तों एक अनाउंसमेंट, और वो अनाउंसमेंट थी एयर इंडिया को बेचने से संबंधित। भारत सरकार ने अपनी पूरी हिस्सेदारी टाटा को सौंप दी थी एयर इंडिया की। 18,000 करोड़ की डील थी, खूब चर्चाओं में रही। टाटा सन्स की वो कौन सी सब्सिडरी है जिसको ये हिस्सेदारी दी गई है? सही जवाब है टैलेस। नाम याद रखिएगा, एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। टाटा के पास कुल मिलाकर 3 सिविल एविएशन कंपनियां हैं, जिसमें एयर एशिया, टैलेस और विस्तारा है। मेरे दोस्तों ये खबरें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। एयर इंडिया जिसकी स्थापना 1932 में जीआरडी टाटा द्वारा की गई थी, पहले विमान यानी फर्स्ट टाइम टाटा एयरलाइंस को चलाया भी, पहली प्लेन को चलाया भी जीआरडी टाटा ने ही, कराची से मेरे दोस्तों बॉम्बे तक। 1948 में सरकार द्वारा इसमें 49% का स्टेक एक्वायर किया गया और 1953 में संस्था सरकारी यानी कि नेशनलाइज हो गई। कुछ ऐसे वन लाइनर्स जो आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं। टाटा ने एयर इंडिया को कितने हजार करोड़ में एक्वायर किया? तो 18,000 करोड़ रुपए। सिविल एविएशन मंत्रालय किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। डीजीसीए के चेयरमैन कौन है? अरुण कुमार। सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा हाल में ही कौन सी वो सिविल एविएशन कंपनी है जिसको एनओसी दिया गया? आकाशा एयर। टैगलाइन क्या है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एयरपोर्ट, वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसको अभी हाल में ही मेजर एयरपोर्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया? शिरडी एयरपोर्ट नाम है। और स्काई ट्रैक्स के द्वारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है भारत में। सभी सवालों के जवाब आपके सामने हैं। 18,000 करोड़ रुपीज का एक्विजिशन, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर मंत्रालय संभाल रहे हैं। डीजीसी अरुण कुमार, आकाशा एयरलाइन नई एयरलाइन है। शिरडी एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट का दर्जा, और आईजीआई टॉप है सेंट्रल एशिया और इंडिया में। वो कौन सा एप्लीकेशन है मेरे दोस्तों जो हाल में ही लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जारी किया गया, जिसकी मदद से आम आदमी आसानी से संसद की कार्यवाहियों को देख सकता है। साथ साथ में ये एप्लीकेशन जो नेतागण हैं उनके लिए भी सहज है, क्योंकि लैपटॉप ले जाना अलाउड नहीं है संसद में, तो मोबाइल से भी एप्लीकेशन के माध्यम से सारी जानकारी ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है डिजिटल संसद ऐप। याद रखिएगा, डिजिटल संसद ऐप एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेरे दोस्तों आज के इस फटाफट सेशन को समाप्त करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए शाम को 5 बजे और रात को 10 बजे अनअकैडमी फ्री क्लास पे जरूर जुड़िए। 9 फरवरी से अपना कोर्स ला रहे हैं हम लोग इस एसबीआई क्लर्क के लिए और आरबीआई असिस्टेंट के लिए। इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे दोस्तों इसके साथ जुड़िए। लिंक्स जो भी लिंक हैं, जो भी पीडीएफ हैं, वो यहाँ पर शेयर की जा रही हैं, इसका हिस्सा बनिए। धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।